आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर की। केंद्रीय मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर किया है। नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और साथ ही प्रहलाद पटेल का भी इस्तीफा मंजूर किया गया है। रेणुका सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया, जिसका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद इस्तीफा दिया गया। दूसरे मंत्रियों को अब प्रभार भी सौंप दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि किसकी जगह किसको दी गई है और जैसे ही इस्तीफा दिया इन मंत्रियों ने, इन सांसदों ने, फिर किसे नियुक्त किया गया। अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्री का प्रभार दिया गया है। शोभा करंदलाजे अब खाद्य प्रसंस्करण मंत्री होंगी। भारती पवार को आदिम जाति कल्याण मंत्रालय दिया गया है। तो कई ऐसे बड़े चेहरे जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पवन गौड़ संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। पवन, बीते दिन ही इस्तीफा दिया था संसद सदस्यता से इन चेहरों ने, अब अपने विभाग से भी दे दिया है और फौरन ऑल्टरनेट भी चूज कर लिया गया है। जी अंशिका, बिल्कुल। जिस तरह से जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी के 21 सांसद चुनाव लड़े थे, उसके बाद में 12 सांसद जीत के आए थे। उन सब 12 सांसदों ने अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। इसमें 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे, इसमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और रेणुका सिंह। ये तीनों ही मंत्रियों ने अपने मंत्रालय से भी इस्तीफा दे दिया। उसको जो राष्ट्रपति उन्होंने स्वीकार कर लिया और उसके बाद में जो एलोकेशन हुआ पोर्टफोलियोज का एडिशनल, उसकी भी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा कर दी गई है। अर्जुन मुंडा को जो है वो कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उनके पास ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री पहले से थी, उसके साथ साथ उनको कृषि मंत्रालय का प्रभार भी दे दिया गया है। शोभा करंजले को फ्रूट प्रोसेसिंग मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके साथ साथ राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और साथ साथ भारती पवार को ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यानी कि राष्ट्रपति ने जो तमाम जो मंत्री थे तीनों, उन सबके जो इस्तीफे हैं वो स्वीकार कर लिए हैं और उनकी जगह इन 4 मंत्रियों को अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली से ही बड़ी खबर, जहां सीएम फेस को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। अमित शाह के आवास पहुंचे हैं जेपी नड्डा और 3 राज्यों के सीएम फेस पर चर्चा की गई है। फिलहाल आपको बता दें कि अमित शाह और जेपी नड्डा की यह मुलाकात कई मायनों में अहम हो जाती है। जब ये खबर पहले ही आ चुकी है कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री के चेहरे नए होंगे, यानी कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, तो वो नए चेहरे कौन होंगे, सस्पेंस अभी बरकरार है और ये मुलाकात काफी ज्यादा हलचल बढ़ा देने वाली। सीएम फेस को लेकर अभी भी लगातार यही संशय है, सस्पेंस है कि कौन होगा मुख्यमंत्री 3 राज्यों का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और इस बीच अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात। भोपाल में सीएम फेस को लेकर बड़ी खबर है। बीजेपी कल पर्यवेक्षकों की घोषणा कर देगी। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में सीएम का नाम तय किया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी के बाद सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी तीनों राज्यों में कल पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर देगी और ये पर्यवेक्षक एक तरह से विधायकों के बीच बैठेंगे, फीडबैक लेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और साथ ही ऑब्जर्व करने के साथ ही उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चाहते हैं कि कौन मुख्यमंत्री का फेस हो, कौन मुख्यमंत्री बने। ये वो तमाम चीजें होंगी जो पर्यवेक्षक विधायकों के बीच में बैठकर जानने की कोशिश करेंगे और फिर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। और उधर सीएम फेस को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि पार्टी नेतृत्व सीएम का चेहरा तय करेगा। शिवराज ने लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतने का भी दावा किया। पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा, ये काम पार्टी का है, मेरा नहीं। अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो श्योपुर में वो क्यों जीतते। मिशन 29 पे हमने काम करना शुरू कर दिया है। लोकसभा में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गले में 29 कमल के फूलों की माला मध्य प्रदेश की जनता डालेगी। इसलिए जहां पराजय हुई है
वहां मैं पहले जा रहा हूँ। सर क्या लगता है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लाडली बहनों ने कमल खिलाया, लोकसभा में कितना कमल खिला पाएंगी? 29 की 29 सीट हम जीतेंगे। तो एमपी में एक तरफ सीएम फेस की चर्चा हो रही है तो दूसरी तरफ मुलाकातों का दौर भी जारी है। दिल्ली में बंद कमरे में मुलाकात हो रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं और आला नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं। इस कड़ी में सांसद अनिल फिरोजिया दिल्ली पहुंचे और जेपी नड्डा को जीत की बधाई दी। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। वहीं दिल्ली में ही नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा के बीच मुलाकात हुई। दोनों ही नेताओं ने बंद कमरे में चर्चा की। माना ये जा रहा है कि सीएम फेस को लेकर दोनों ही नेताओं के बीच चर्चा हुई है। उधर वीडी शर्मा ने बाद में अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। रेल भवन में दोनों ही नेताओं के बीच चर्चा भी हुई। इससे पहले भी बीजेपी के नेता दिल्ली आ चुके हैं और अमित शाह और जेपी नड्डा को जीत की बधाई दे चुके हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो चर्चा है वो सीएम के चेहरे को लेकर भी है। तो बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया। सीएम पद को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कर दिया है कि 10 दिसंबर को सीएम पद को लेकर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। एक दर्जन नाम चल रहे हैं अभी, और नाम भी चलाने वाले आप लोग ही हैं। सस्पेंस जो बना हुआ है जिसको लेकर कर चर्चा है, आपने काल्पनिक है, लेकिन फिर भी ये सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर में लाडली बहनों से मुलाकात की। सीएम ने कहा कि कई दिनों से अपनी बहनों से मिलने की इच्छा थी, आज मैं आपके बीच आया हूं। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश बीजेपी में मिले प्रचंड बहुमत पर लाडली बहनों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बहनों से जो वादा किया है उसको पूरा किया जाएगा। किसान भाइयों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोजगार, सरकारी योजनाओं को लेकर प्रदेश में काम किया जाएगा। स्व सहायता समूह की 15 लाख बहनें अब लखपति बन चुकी हैं। ये जीवन का मिशन है। अब प्रदेश में लखपति बहन अभियान चलेगा। बहनों को गरीबी से उठाने का काम किया जाएगा। जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करता रहूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने बहनों के लिए बड़ी बातें की और उन्होंने लाडली बहनों से मुलाकात के बाद श्योपुर में कार्यकर्ताओं के घर भोजन भी किया। शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिलने की तस्वीर, उनके घर भोजन करने की तस्वीर। कैसे देखिए आप, इतने बड़े नेता कार्यकर्ता के घर बैठकर भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये एक्सक्लूसिवली आप न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शायद इससे पहले आपने कभी ऐसी कोई तस्वीर देखी भी हो। और आप देखिए लाडली बहनों से कैसे उनका भाई मिलता हुआ नजर आ रहा है। काफी वो भावुक पल, बहन और भाई का अटूट रिश्ता जो दिखाई दे रहा है। आज अपनी बहन के घर आया प्रजापति, और बहनों का जो लाड प्यार और आशीर्वाद मिलता है वो अद्भुत है। बहनों ने रक्षा के सूत्र बांधे, सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया है। तो हमारा भी संकल्प यही है कि बहनों की जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने देंगे। अब सब बहनों को लाडली बहना के बाद लखपति बहना बनाना है। उसकी योजना पूरी तैयार है ताकि स्व सहायता समूह के माध्यम से बहनों की आमदनी लगातार बढ़े और बहनें गरीबी से मुक्त हों और पूरे स्वाभिमान के साथ और सुख के साथ, आनंद के साथ अपना जीवन जिए। यह हमारा भी संकल्प है। खबर भोपाल से है, जहां हमले में घायल बीजेपी कार्यकर्ता से मिलने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे और उन्होंने कहा इस तरह की गुंडागर्दी करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला करना कोई सामान्य घटना नहीं है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से अपराधियों ने भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता के ऊपर जो प्राणघातक हमला किया, देवेंद्र ठाकुर और स्वप्निल, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो होगी ही और इस प्रकार के अपराधियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और उन्हें कड़ा जवाब भी मिलेगा।
ये कार्यकर्ता पर हाथ डालना ये सामान्य घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको गंभीरता से ले रही है और हम बताएंगे इन अपराधियों को, गुंडों को, और जिनका संरक्षण है उनका भी हिसाब किताब करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से ऐसे अपराधी तत्वों ने कार्यकर्ता पर हमला किया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। इस जीत में ग्वालियर महाराज राघोगढ़ के राजा पर भारी पड़े। ज्योतिरादित्य सिंधिया के 5 समर्थक जीते, जबकि दिग्विजय समर्थक केवल 3 उम्मीदवार ही जीत सके। ग्वालियर और राघवगढ़ राजघराने की अदावत वैसे तो ऐतिहासिक है, लेकिन बदलते वक्त के साथ एक अदावत सियासी भी हो गई। ग्वालियर राजघराने का प्रतिनिधित्व इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं, जबकि राघवगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह हैं। विधानसभा चुनाव में दोनों दिग्गजों की टक्कर पर सभी की नजरें थीं, लेकिन महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्गी राजा पर भारी पड़े। मसलन चंदेरी सीट पर सिंधिया समर्थक जगन्नाथ रघुवंशी ने जीत दर्ज की। दिग्विजय समर्थक गोपाल सिंह डग्गी को हार मिली। ग्वालियर सीट पर प्रद्युम्न सिंह तोमर जीते। दिग्विजय समर्थक सुनील शर्मा को मिली हार। भितरवार से मोहन सिंह राठौर ने जीत दर्ज की। दिग्विजय समर्थक लाखन सिंह भितरवार से हारे। लहार में सिंधिया समर्थक अमरीश शर्मा गुड्डू जीते। दिग्विजय समर्थक डॉक्टर गोविंद सिंह हारे। शिवपुरी से महाराज समर्थक देवेंद्र जैन जीते। दिग्विजय समर्थक केपी सिंह हारे। वहीं दिग्विजय समर्थक केवल 3 सीट पर जीत दर्ज कर पाने में सफल रहे हैं। मसलन राघवगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी जयवर्धन सिंह जीते। सिंधिया समर्थक हीरेंद्र सिंह बंटी राघवगढ़ में हारे। डबरा में दिग्विजय समर्थक सुरेश राजे जीते। सिंधिया समर्थक इमरती देवी हार गईं। अंबाह सीट पर दिग्विजय समर्थक सुरेश राजे जीते। सिंधिया समर्थक बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जाटव हारे। ग्वालियर चंबल अंचल में 34 में से 8 सीटों पर दोनों के समर्थकों के बीच मुकाबला था, लेकिन महाराज ने राजा को 5-3 से पटखनी दे दी। ग्वालियर सीट से जीत दर्ज करने वाले प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिग्विजय सिंह पर पुत्र मोह का आरोप लगाया और कांग्रेस के बंटाधार किए जाने की बात कही। बंटाधार मुख्यमंत्री जिस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य का कलंक लगाया, जिस व्यक्ति के बारे में वो तो उनका बेटा अंतिम राउंड में 2 राउंड में जीत गया और उन्होंने अपने बेटे के खातिर अपने सारे संघ के सहपाठी निपटा दिए, सगा भाई निपटा दिया। समझ रहे हो? सारे सहपाठी। क्यों? एक सिर्फ जयवर्धन पुत्र मोह, उसके लिए पूरी पार्टी को ही निपटा दिया। तो जो व्यक्ति अपने भाई का नहीं हुआ यार, तो वो व्यक्ति कांग्रेस का। उधर कांग्रेस ने चुनाव में सिंधिया के भारी पड़ने की बात से इनकार कर दिया है। कांग्रेस का तर्क है कि जो सिंधिया समर्थक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, उनमें से केवल 6 लोगों को जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जीतने के बाद उनके महाराजा को और ज्यादा महाराज बोलने लगे, श्रीमंत भी लगाने लगे, जबकि उनके कई समर्थक चुनाव हार चुके हैं। 22 लोगों को अपने साथ में लेकर गए थे। 22 में से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद भी आज उनके पास केवल 6 विधायक बचे हैं, बाकी के उनके हार चुके हैं। अब कांग्रेस चाहे जो कहे, लेकिन इस बात से इनकार कौन कर सकता है कि बीजेपी की यह बड़ी जीत है। और जब जीत बड़ी है तो उन नेताओं की भी बड़ी जीत है जिनके समर्थकों ने जीत का परचम लहराया है। ऐसे में ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी की बड़ी जीत का सेहरा तो सिंधिया के ही सिर सजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और रिकॉर्ड प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नाम दर्ज हो गया है। बीते 23 साल में प्रदेश में 5 बार चुनाव हुए, 15 साल तक बीजेपी और फिर कांग्रेस, लेकिन इस बार अरुण साव के नेतृत्व में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत ने एक नया रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में बना दिया है। ये रिकॉर्ड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नाम दर्ज हुआ। विधानसभा में जीत के लिहाज से बीजेपी के लिए अरुण साव सबसे सफल प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। बीते 23 साल में 5 दफा प्रदेश में चुनाव हुए। इस बार बीजेपी ने अरुण साव के नेतृत्व में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। चलिए अब तक हुए विधानसभा चुनावों पर एक नजर डालते हैं। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 50 सीटें मिली, तो वहीं कांग्रेस को 37 सीटें, बीएसपी को 2 और एनसीपी को 1 सीट मिली। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 39.26%, कांग्रेस को 36.71% और बीएसपी को 4.45% वोट मिले। एनसीपी को 7.02% वोट मिले। इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह थे। इसके बाद साल 2008 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। इस बार बीजेपी को 50 सीटों पर जीत मिली, वहीं कांग्रेस को 38 और बीएसपी को 2 सीटें मिली। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 40.33%, कांग्रेस को 38.63% वोट मिले, बीएसपी को 6.11% वोट मिले। साल 2008 में बीजेपी ने विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। इसके बाद साल 2013 में चुनाव हुए। इस बार बीजेपी ने 49, कांग्रेस ने 39, बीएसपी और निर्दलीय ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की। बीजेपी को 41.04%, कांग्रेस को 40.29% वोट मिले। बीएसपी का वोट शेयर 4.27% रहा। बीजेपी ने राम सेवक पैकरा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। साल 2018 में विधानसभा के फिर से चुनाव हुए। इस बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी महज 15 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत मिली। जनता कांग्रेस और बीएसपी को 7 सीटों पर जीत मिली। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 32.97% वोट मिले, कांग्रेस को 43.04% और बीएसपी को 11.5% वोट मिले। इस बार बीजेपी ने अरुण साव के नेतृत्व में 54 सीटों पर जीत हासिल की है। अब तक के विधानसभा चुनावों में ये बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है, यानी अरुण साव सबसे सफल प्रदेश अध्यक्ष साबित हुए हैं। सबसे बड़ी बात, बीजेपी का वोट शेयर 14% तक बढ़ गया है, जिसका पूरा श्रेय अरुण साव को जाता है। अरुण साव ने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ नेताओं के बीच सामंजस्य बनाकर रखा। न्यूज़ 18 के लिए रायपुर से आकाश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस की हार ने एक बार फिर से बता दिया कि मोदी मैजिक और बीजेपी की लहर अभी बाकी है। कांग्रेस के जीत के दावे हवा हवाई हो गए। जीत के लिए कांग्रेस ने बीजेपी का बागियों को टिकट दिया, लेकिन दल बदलू नेता भी कांग्रेस का सत्ता की चाबी नहीं दिला सके। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजों ने कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसका दी है। जो दावे थे वो हवा हवाई हो गए हैं। कांग्रेस के नेता भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस के दावों को झूठा साबित कर दिया। बीजेपी के बागी भी कांग्रेस को जीत नहीं दिला सके। कांग्रेस ने बीजेपी से आए दीपक जोशी, गिरजाशंकर शर्मा, बोध सिंह भगत, बैजनाथ यादव, समंदर पटेल, यादवेंद्र सिंह, रश्मि पटेल समेत कई नेताओं को टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस की नैया पार नहीं लग पाई। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी बीजेपी की लहर में अपनी सीट हार गए। इसमें नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में हमेशा एक बैलेंस रहा है कि युवा लीडरशिप और वरिष्ठ नेतृत्व दोनों मिलकर के काम करते हैं। हमारे लीडर कमलनाथ जी जो हैं, उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा और चुनाव को लेकर के जो परिणाम आए हैं वो किसी को भी समझ में नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे
कई कारण बताए जा रहे हैं, उन कारणों का हम परीक्षण कर रहे हैं। तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और अगले चुनाव की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वापस आते ही कमलनाथ जी भी स्वयं पूरे प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। युवाओं और वरिष्ठ नेतृत्व को लेकर के एक सेतु बना करके, एक बैलेंस बना करके आगे की रणनीति डिसाइड की जाएगी। उधर कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में आए। बीजेपी ने कुछ नेताओं को टिकट दिया, कुछ हारे और कुछ जीते, लेकिन मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि बीजेपी की चुनावी नैया पार हो गई। भारतीय जनता पार्टी की धारा, विचारधारा स्पष्ट है। मां भारती का परम वैभव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस भाव से काम करते हैं। और इस विचारधारा के साथ जो भी आया, जनता ने उसको स्नेह दिया और सम्मान दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। इसीलिए जो लोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में थे, भले ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कम समय में ज्वाइन करी हो, लेकिन जन कृपा प्राप्त करने में सफल हुए। जीत के बाद बीजेपी गदगद है। बीजेपी का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास ही जीत का मंत्र है। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। हार को लेकर कांग्रेस में मंथन और जीत के लिए बीजेपी में जश्न का माहौल है। कांग्रेस की हार की क्या वजह रही और बीजेपी कैसे विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने जा रही है, इस पर एक रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस हार पर मंथन करने में जुटी है। इन सब के बीच हम आपको बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के कारण बताते हैं। सबसे पहले बात कांग्रेस के हार की। कांग्रेस की हार के कारण बड़े चेहरों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, महतारी वंदन योजना, नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी, भ्रष्टाचार के आरोपों ने बिगाड़ा खेल, कांग्रेस में अंतर्कलह हार का कारण। अब कांग्रेस के नेता हार के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि अपनी अपनी चलाने के चक्कर में सभी निपट गए। बिल्कुल हुआ है, सब लोग जो है अपना अपना चलाने के उसमें एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में सब हुआ है। सब लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक अब चुनकर आ रहे हैं, ये लोग अपना जो विजय जुलूस है बुलडोजर के साथ निकाल रहे हैं। बुलडोजर चलेगा बोल रहे, चलेगा किस पे? कहीं भी चल सकता है, बिना ब्रेक का गाड़ी है। अब जिसको चुने उसको भोगना, उसको झेलना तो पड़ेगा। फिलहाल कांग्रेस में घमासान है और बीजेपी में जीत का जश्न। अब नजर उन कारणों पर जिसके सहारे बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में जीत दर्ज की है। बीजेपी की जीत के कारण बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट, पीएम मोदी का चेहरा, ओम माथुर और मनसुख मंडाविया की रणनीति, अरुण साव और रमन सिंह की जुगलबंदी। संघ ने ग्राउंड लेवल पर काम किया। जनता ने बीजेपी को सत्ता की कुर्सी पर बैठा दिया है और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है। हार के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। जीत के बाद भाजपा सरकार बनाने की ओर है, वहीं कांग्रेस हार की समीक्षा करने में लगी हुई है। अब देखना है कि जीत के बाद भाजपा सरकार कितना बेहतर चला पाती है और कांग्रेस हार से क्या सबक लेती है। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर। और अब बात कांग्रेस के उस नेता की जिसने वादा पूरा किया। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया की, जिन्होंने बीजेपी की 50 से ज्यादा सीट आने पर मुंह काला करने की बात कही थी। एमपी में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीती तो वादे के मुताबिक फूल सिंह बरैया ने अपना मुंह काला किया। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान फूल सिंह बरैया ने बीजेपी की 50 सीट पर सिमट जाने का दावा किया था, लेकिन जब 3 दिसंबर को नतीजे आए तो उनके दावे हवा हवाई हो गए। बरैया ने दावा करते समय राजभवन के सामने मुंह काला कराने का भी वादा किया था, तो उसे पूरा करने निकल भी पड़े। बरैया के साथ कांग्रेस समर्थक तो थे ही, लेकिन दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भी थे। दिग्विजय सिंह ने बरैया के चेहरे पर सांकेतिक रूप से काला टीका लगाया। दोनों ही नेताओं ने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा।
देखिए, कांग्रेस के हाथों से सरकार छीनने वाली जो पार्टी भाजपा है वो इतनी कमजोर दिमाग की नहीं है। वो आपको कोई मौका दे कहने का, वो तो लूटेंगे और साहूकार कह रह जाएंगे। अब ये फैसला हमारी पार्टी में होगा तो हम लोग जैसा फैसला होगा वो काम करेंगे। हमारी लड़ाई भारतीय संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है, और ये लड़ाई हमारी निरंतर चलती रहेगी। बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा हमें करना है। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। बरैया का साथ देने वाले दिग्विजय सिंह ने साल 2003 में कांग्रेस की जीत का दावा किया था और हार जाने पर 10 साल चुनाव न लड़ने की बात कही थी। 2003 के चुनाव में कांग्रेस हार गई और दिग्विजय सिंह ने 10 साल चुनाव न लड़ने का अपना वादा पूरा भी किया। ये संयोग ही है। दोनों ही नेताओं के चुनावी दावे गलत निकले, लेकिन ये भी खास बात रही कि जो वादा किया उसे निभाया भी। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।